25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र के इतिहास की वह रात जब घड़ी की सुइयां तो आगे बढ़ रही थीं, किंतु देश की स्वतंत्रता पीछे धकेली जा रही थी। एक हस्ताक्षर हुआ और करोड़ों भारतीयों के मौलिक अधिकार कागज के टुकड़े बनकर रह गए। अखबारों की सुर्खियां, सारे समाचार सरकार तय करने लगी। सब एडिटर नहीं, सब इंस्पेक्टर। न्यायालय की सीमा भी तय की जाने लगी, सत्ता द्वारा तय की जाने लगी। विपक्षी नेताओं को जेल में ठूस दिया गया और असहमति को अपराध बना दिया गया। किंतु प्रश्न है कि क्या आपातकाल सिर्फ 25 जून 1975 की एक घटना थी या उसकी पटकथा कई वर्ष पहले लिखी जा चुकी थी? क्या न्यायपालिका को नियंत्रित करने की कोशिशें, संविधान में मनमाने संशोधन, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, प्रीवी पर्स विवाद और केशवानंद भारती मामला, इन सब का भी आपातकाल से कोई संबंध था? ये ऐसी बातें हैं जिन पर चर्चा नहीं होती, मगर परख का मंच है ही उन बातों की चर्चा के लिए जो मुद्दे दबे रह जाते हैं। न्यायमूर्ति A.N. रे और न्यायमूर्ति M.H. बेग की नियुक्तियां क्यों की गई थी? क्यों ये नियुक्तियां आज भी भारतीय न्यायिक इतिहास के सबसे विवादित अध्यायों में गिनी जाती हैं? और जब लोकतंत्र की आवाज दबाई जा रही थी, तब सत्ता के सामने सच बोलने का साहस आखिर किसने दिखाया? नमस्कार, आप देख रहे हैं परख। आज हम केवल आपातकाल की चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि उन घटनाओं, निर्णयों और व्यक्तियों की भी परख करेंगे जिन्होंने भारत को उसके लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे अंधेरे दौर तक धकेला, सबसे अंधेरे दौर तक पहुंचाया। और आगे बढ़ने से पहले एक अन्य महत्वपूर्ण बात, आपातकाल के दौरान हजारों लोगों ने अमानवीय यातनाएं झेली। किसी के नाखूनों में खपच्चियां ठोकी गईं, किसी को निर्वस्त्र करके पीटा गया, तो किसी को केवल अपनी बात कहने की कीमत जेल की काल कोठरी में रहकर चुकानी पड़ी। ऐसे ऐसे लोग थे जिनके घर में मृत्यु हुई मगर पैरोल नहीं मिला। माएँ, दादियाँ, पत्नियाँ बिलख रही थी और इस देश के नौजवान लोकतांत्रिक लड़ाई में उस तानाशाही सरकार की थोपी हुई पीड़ाएं झेल रहे थे। उन पीड़ितों की आपबीती और उस दौर की दर्दनाक सच्चाइयों पर पांचजन्य की एक विशेष श्रृंखला हमने चलाई है। यदि आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो अवश्य देखें, क्योंकि लोकतंत्र का मूल्य वही समझ सकता है जिसने उसे बचाने के लिए अत्याचार सहे हों, जो उन यातनाओं में से, प्रताड़नाओं में से गुजरा हो, जिसके पास वो अनुभव हो। तो आइए शुरू करते हैं उस कहानी को जिसकी शुरुआत भले 25 जून 1975 को दिखाई देती हो, लेकिन जिसकी जड़ें उससे कई वर्ष पहले लंबे कालखंड में फैली हुई थी। 25 जून 1975 वो तारीख जिस दिन संविधान का गला घोटा गया। 25 जून 1975 वो तारीख जब लोकतंत्र को बंधक बना लिया गया। आपातकाल, एक ऐसा दौर जब सत्ता की कुर्सी बचाने के लिए जनता को घोर प्रताड़नाएं दी गई। लोकतंत्र में लोक की आवाज ही दबा दी गई। तंत्र एक निरंकुश तंत्र में, व्यवस्था में बदल गया। हर जगह भय का, डर का माहौल। उन यातनाओं के बारे में सोचकर आज भी सिहरन होती है। अपने घर के बड़े बूढ़ों से बात करेंगे तो पता चलेगा कैसा वो समय था। सभाओं में लाल किताब लहराकर, सभाओं में संविधान का गुटका संस्करण लहराकर तालियां तो बटोरी जा सकती हैं, लेकिन जो कड़वी सच्चाई है, परिवारवादी राजनीति का जो छल है, बल है, प्रपंच है, उसे मिटाया नहीं जा सकता। कांग्रेस ने सत्ता के लिए संविधान की हत्या की थी, इसे झुठलाया नहीं जा सकता। बाबा साहब आंबेडकर ने खुद साफ साफ कहा था कि इस देश को सबसे बड़ा खतरा संविधान से नहीं बल्कि उसे चलाने वालों की नीयत से है। बाबा साहब की ये बात, उनका ये भय कांग्रेस के इस करतूत से सच साबित होता हुआ दिखाई दिया। यदि नीयत सही हो तो संविधान
राष्ट्र को ऊपर उठाएगा और यदि नीयत गलत हो तो वही संविधान राष्ट्र को पीछे ले जाएगा। ये बात बाबा साहब ने कही थी। संविधान की रक्षा नारे से नहीं, कर्तव्य, सत्यनिष्ठा और जागरूक नागरिकों से होती है। कांग्रेस की जो राजनीति है, जो परिवारवाद है, जो निरंकुशता का इतिहास है, उसने सही साबित किया कि इस देश के संविधान के निर्माता, इस देश की राजनीति के जो पुरखे हैं, वो अगर कुछ सोच रहे थे तो वह कारण नहीं था। 21 महीने के उस कालखंड में निरंकुश शासन ने प्रत्यक्ष रूप से जो किया उसे भूला नहीं जा सकता। उस दौर का झरोखा खोलने वाले कुछ प्रश्न, कुछ यादें, कुछ स्मृतियों के सूत्र भी हैं। न्यायमूर्ति A.N. रे, न्यायमूर्ति बेग और अडनीर ट्रस्ट का मामला क्या था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कैसे किया गया? देशी राजाओं के प्रीवी पर्स कैसे खत्म किए गए? सब सूत्र घटनाक्रम के रूप में आपस में कैसे जुड़े थे? अगर आपको यह सब नहीं पता तो आप संभवतः इस बात से अनजान रह जाएंगे, अनभिज्ञ रह जाएंगे कि आपकी स्वतंत्रता कितनी मूल्यवान है, कितनी कीमती है, उस पर किन लोगों की निगाह है, किन लोगों ने इस पर हमला किया, आघात किया और इसे बचाने की लड़ाई किसने लड़ी। पहले बात आपातकाल की। तिथि की बात हमने की ही 25 जून 1975। इस दिन आपातकाल लगाया गया, लेकिन इसकी तैयारी पहले से थी। इंदिरा गांधी ने पिता जवाहरलाल नेहरू को शासन करते देखा था और उन्हें लगता था कि शासन ऐसे ही हनक के साथ किया जाता है। वो दंभ, वो प्रतिबद्ध तंत्र और तानाशाही की प्रवृत्ति, इन तीनों ने आपातकाल की नींव रखी थी। परिवारवाद की राजनीति में हनक का बीज जमा हुआ था। 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी ने 352 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी की थी, लेकिन उनके मन में सर्वोच्च न्यायालय को ठिकाने लगाने, उसे किनारे करने की एक जिद वो तड़प रही थी, लहरें ले रही थी। क्यों? क्योंकि वो उनकी तानाशाही में एक रोड़ा था, अवरोधक बना हुआ था। 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री जी के निधन के एक सप्ताह बाद वो प्रधानमंत्री बनी। मगर 1967 की एक घटना इसके साथ जोड़कर देखिए। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का मामला, उस मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया जिसमें कहा गया कि संसद कोई भी मौलिक अधिकार छीन नहीं सकती या उसमें कटौती नहीं कर सकती। नीति निर्देशक सिद्धांतों के कार्यान्वयन के लिए मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। दरअसल पंजाब के जालंधर में हेनरी और विलियम गोलकनाथ परिवार के पास 500 एकड़ से अधिक कृषि भूमि थी। ये ऐसी भूमि थी जिसे अतिरिक्त बताते हुए पंजाब सुरक्षा और भूमि काश्तकारी अधिनियम 1953, इसके तहत सरकार ने परिवार से जमीन ले ली थी। मगर ये केवल फैसला नहीं था, ये निर्णय आपातकाल की पटकथा लिख रहा था। इंदिरा गांधी को सर्वोच्च न्यायालय का ये निर्णय खटक रहा था। इसलिए जब दोबारा वो सत्ता में आई तो उन्होंने 24वां और 25वां संविधान संशोधन किया। 24वें संविधान संशोधन में ये व्यवस्था की कि संसद के पास संविधान संशोधन अधिनियमों को लागू करते हुए किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने या छीन लेने की शक्ति है। 25वें संशोधन में उन्होंने संविधान में एक नया अनुच्छेद 31C जोड़ा। इससे हुआ क्या कि लोगों के लिए संपत्ति की खरीद को नियंत्रित करने यानी कंट्रोल करने वाले कानूनों को भी चुनौती देना असंभव हो गया। मुआवजा कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, ये बात छोड़िए, मुआवजा शब्द की जो व्याख्या की गई उसमें ये एक शब्द डाल दिया गया, पर्याप्त मुआवजा। इसके रूप में न्यायिक व्याख्या को देखा जाए तो उसे रकम तक सीमित कर दिया गया। लोगों की जो एक अधिकार की बात कही जा सकती है, अपनी भूमि के एवज में मिलने वाली राशि की जो बात कही जा सकती है, उसे केवल एक शब्द रकम में समेट दिया। इससे पहले इंदिरा सरकार ने 19 जुलाई 1969 को बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस नाम से अध्यादेश जारी किया था और ये करते हुए देश के 14 बड़े निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था।
आपको पता होना चाहिए कि इस अध्यादेश का प्रारूप सिर्फ 24 घंटे में तैयार किया गया था। उस समय बैंकिंग डिवीजन का प्रभार डीएन घोष बाबू के पास था। 17 जुलाई को उनके पास एक फ़ोन आता है, उनसे रातों रात एक ड्राफ्ट, एक प्रारूप मसौदा तैयार करने को कहा जाता है और सिर्फ 2 दिन बाद यानी 19 जुलाई को रात 8:30 बजे इंदिरा गांधी आकाशवाणी पर बैंकों के राष्ट्रीयकरण की घोषणा कर देती हैं। बाद में इसी नाम से विधेयक पारित कर कानून भी बना दिया जाता है। केवल 24 घंटे और देश की व्यवस्था बदलने वाला एक बड़ा कदम। सही था, गलत था, इसकी चर्चा बाद में होगी, मगर काम को करने का तरीका लोकतांत्रिक नहीं था, इस लोकतंत्र और संविधान के अनुरूप नहीं था। इसी तरह 1971 में इंदिरा गांधी ने देशी राजाओं को मिलने वाले भत्ते, यानी जिसे प्रीवी पर्स कहा जाता था, उसको खत्म कर दिया, मनमाने तरीके से कर दिया। ये प्रीवी पर्स भारत की पूर्ववर्ती जो रियासत थी, उन रियासतों के शासक परिवारों को दिया जाने वाला एक भुगतान था, जो भारत की स्वतंत्रता के बाद 1947 में पहली बार भारत के साथ एकीकृत होने, विलय करने और बाद में 1949 में अपने राज्यों के भारत से उनको जो मिलाया था, उनके समझौतों के हिस्से के तौर पर दिया जाता था। ये 3 मुद्दे थे, अलग अलग मुद्दे थे। टाइमलाइन थोड़ी अंतर हो सकती है, मगर ये 3 ऐसे मुद्दे थे जहां सरकार की राय और सर्वोच्च न्यायालय की राय आपस में नहीं मिलती थी। इंदिरा गांधी को ये बात खटक गई कि राय तो वही चलेगी जो मेरी हाँ में हाँ नहीं मिलाएगा, वो आगे कैसे चल सकता है। हुक्म तो हमारा चलेगा, हनक तो हमारी चलेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने इन तीनों मामलों में सरकार के कदम को असंवैधानिक बता के खारिज किया था। ये इंदिरा गांधी को बर्दाश्त नहीं हुआ, नागवार लगा। उन्होंने बहुमत का दुरुपयोग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के तीनों फैसलों को पलट दिया और इससे सार्वजनिक तौर पर न्यायपालिका और नौकरशाही को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता घोषित किया। और प्राथमिकता घोषित कैसे किया कि ब्यूरोक्रेसी भी चाहिए तो कमिटेड चाहिए, और जुडिशरी यानी न्यायिक व्यवस्था चाहिए तो वो भी कमिटेड चाहिए। गर्व से सीना उठाए हुए कदम ताल करने वाली व्यवस्थाएं नहीं चाहिए। घुटनों पर झुकी हुई, इंदिरा गांधी के सामने लोट लगाती हुई व्यवस्थाएं चाहिए। इंदिरा गांधी के मन में ये तानाशाही का बीज पल रहा था। और ये कुछ उदाहरण नहीं थे, ये कड़ियाँ और भी हैं। इस विषय को समझेंगे तो केशवानंद भारती मामला भारतीय संविधान का, भारतीय न्यायपालिका का बहुत चर्चित मामला है। केशवानंद भारती मामले में 68 दिन की बहस के बाद 24 अप्रैल 1973 को सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय भारत के लोकतंत्र का आधार स्तंभ बना, मगर इसके साथ साथ इसने इंदिरा गांधी द्वारा न्यायपालिका को डराने और उसे नियंत्रित करने की मंशा को भी उजागर किया। ये मामला अडनीर न्यास की जमीन के अधिग्रहण से जुड़ा था। बाबा केशवानंद भारती केरल के कासरगौड़ में अडनीर मठ के प्रमुख थे। केरल सरकार ने मठ की 400 एकड़ में से 300 एकड़ जमीन अधिग्रहित करके पट्टेदारों को खेती के लिए दे दी थी। ये एक ऐसा काम था जिसे केशवानंद जी ने चुनौती दी। इस तरह ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा। इंदिरा गांधी ने पूरी कोशिश की कि सरकार ने जो किया है वो सही बताया जाए, मगर सर्वोच्च न्यायालय ने ये बात नहीं मानी। इंदिरा गांधी को सफलता नहीं मिली। देश के न्यायिक इतिहास में पहली बार 13 न्यायाधीशों की पीठ ने 7-6 के बहुमत से निर्णय दिया। इसमें संविधान के फंडामेंटल थ्योरी जो है, आधारभूत सिद्धांत, उसको डिफाइन किया गया, उसको प्रतिपादित किया गया। और वो व्यवस्था क्या है? ये सिद्धांत है जो मानता है कि संविधान की कुछ मौलिक विशेषताओं को, जैसे लोकतंत्र, संघवाद, कानून का शासन, ये संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने यह भी माना कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति संविधान के मूल ढांचे का एक ऐसा हिस्सा है जिसे उससे अलग नहीं किया जा सकता, और इसे संविधान की ये जो संशोधन की जो बात है, इसे संसद द्वारा
संशोधनों के माध्यम से छीना नहीं जा सकता। इसी के साथ न्यायालय ने संविधान की सर्वोच्चता, कानून का शासन, न्यायालय की स्वतंत्रता, संसदीय व्यवस्था, निष्पक्ष चुनाव, गणतांत्रिक ढांचा, संप्रभुता और आधारभूत ढांचा यानी फंडामेंटल स्ट्रक्चर क्या होगा उसकी भी व्याख्या की, उसको भी परिभाषित किया और इनमें किसी भी प्रकार के संशोधन पर रोक लगा दी। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि 13 न्यायाधीशों की पीठ में 7 न्यायाधीश फैसले के पक्ष में थे। इनमें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस.एम. सीकरी, न्यायमूर्ति के.एस. हेगड़े, न्यायमूर्ति ए.के. मुखर्जी, न्यायमूर्ति जे.एम. शेलॉट, न्यायमूर्ति एन. ग्रोवर, न्यायमूर्ति पी. जगनमोहन रेड्डी और न्यायमूर्ति एच.आर. खन्ना शामिल थे। वहीं 6 न्यायाधीश ऐसे थे जो फैसले से सहमत नहीं थे। इसमें न्यायमूर्ति ए.एन. रे, न्यायमूर्ति जी.डी. पालेकर, न्यायमूर्ति के.के. मैथ्यू, न्यायमूर्ति एम.एच. बेग, न्यायमूर्ति एस.एन. द्विवेदी और न्यायमूर्ति वाई.के. चंद्रचूड़ के नाम शामिल थे। मगर असहमति की गुंजाइश इंदिरा जी के राज में नहीं थी। जज असहमत कैसे हो सकते हैं? सरकार जो कह रही है उसमें हाँ में हाँ मिलाने वाले सारे जज क्यों नहीं है? इंदिरा इस फैसले से नाराज थी। फैसले से नाराज इंदिरा सरकार ने क्या किया? अगले ही दिन यानी फैसला सुनाने के अगले दिन 25 अप्रैल को प्रधानमंत्री कार्यालय से न्यायमूर्ति ए.एन. रे को फोन जाता है। उनसे पूछा जाता है कि क्या उन्हें भारत के नए मुख्य न्यायाधीश सीजेआई का पद स्वीकार है। उन्हें सोचने का समय नहीं दिया गया, ऑफर दिया गया। उनसे 2 घंटे में जवाब देने को कहा गया और अगले ही दिन यानी 26 अप्रैल 1973 को उन्हें भारत का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। सरकार ने 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों न्यायमूर्ति शेलॉट, न्यायमूर्ति ग्रोवर और न्यायमूर्ति हेगड़े को किनारे कर दिया। किनारे करते हुए ये फैसला किया। और ये तीनों न्यायाधीश कौन से थे जिनकी अभी हमने बात की? ये तीनों उन 7 न्यायाधीशों में शामिल थे जिन्होंने कहा था कि सरकार संविधान से ऊपर नहीं है। सरकार ने बताया कि नहीं, न्यायाधीशों को भी ऊपर नीचे ले जाने का काम ये सरकार ही करेगी, यानी न्यायपालिका को भी ये सरकार चलाएगी, सत्ता चलाएगी, कांग्रेस चलाएगी, कांग्रेस का एक परिवार चलाएगा, उसकी मुखिया चलाएगी। मतलब साफ है कि न्यायमूर्ति रे को सरकार के पक्ष में खड़े होने का इनाम मिला। शपथ ग्रहण के 2 दिन बाद न्यायमूर्ति रे ने नए सिरे से 13 न्यायाधीशों की पीठ गठित करके मास्टर ऑफ रोस्टर का दुरुपयोग किया। ये बात आज भी दबे स्वर में संविधान के विशेषज्ञ कहते हैं। जब कोई न्यायपालिका में हस्तक्षेप आदि की बात करता है तो ये नहीं देखता कि न्यायमूर्ति रे ने भारत के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालते ही अचानक केशवानंद भारती मामले की समीक्षा के लिए 13 न्यायाधीशों की पीठ कैसे दोबारा से गठित कर दी। और यही नहीं, मामले की समीक्षा भी शुरू हो गई। और समीक्षा तब शुरू हो गई जबकि किसी ने ना तो समीक्षा के लिए बोला, ना ही कोई पुनर्विचार याचिका दाखिल हुई। एक न्यायाधीश ने जिज्ञासा के साथ पूछ भी लिया कि यह मामला सूचीबद्ध क्यों है, किसने इसे लिस्ट कराया, समीक्षा किसने दायर की। तब ननी पालकीवाला ने, जो उस मामले का नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने कहा, मैं ही याचिका करता हूं। उनका सवाल था कि आप किसके कहने पर इस समीक्षा याचिका पर विचार कर रहे हैं? आपने 13 न्यायाधीशों की पीठ क्यों गठित की? प्रश्न वहीं उठा और वहीं दब के रह गया। बहुत सारे प्रश्न थे। इस दौरान इंदिरा गांधी की मनमानी जारी रही। 1975 में उन्होंने संविधान में 39वां और 41वां संशोधन किया। इससे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उनके चुनाव को अदालत में किसी भी आधार पर न तो चुनौती दी जा सकती है, न ही मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। केशवानंद मुकदमे के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने इन दोनों संशोधनों को खारिज कर दिया। इसी तरह 1975 में आपातकाल में मौलिक अधिकारों की बहाली से जुड़ा हुआ एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला का एक मामला है, बहुत चर्चित मामला है।
मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा तो 5 न्यायाधीशों की पीठ ने 4-1 के बहुमत से सरकार के पक्ष में निर्णय दिया। 4-1 के बहुमत से फैसला आया था, मगर ये जो एक था जो सरकार के पक्ष में नहीं था, ये एक नंबर, एक नाम सरकार की आंखों में खटक रहा था। अकेले न्यायमूर्ति HR खन्ना ने सरकार के खिलाफ निर्णय दिया। इस कारण वो भी इंदिरा गांधी के निशाने पर आ गए। उन्हें इसकी सजा मिली। वो सीनियर मोस्ट यानी वरिष्ठतम थे, लेकिन सरकार ने उन्हें किनारे करके न्यायमूर्ति MH बेग को देश का मुख्य न्यायाधीश बना दिया। क्यों? क्योंकि वो केशवानंद मामले में भी सरकार के साथ खड़े थे। लोग दबे स्वर में ये बात कह रहे थे। ये चीज़ें, जो घटनाक्रम था, लोगों के सामने आ रहा था, लोग प्रश्न उठा रहे थे। न्यायमूर्ति बेग 1978 तक मुख्य न्यायाधीश रहे। इसके बाद उन्हें अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। वो 1981 से 88 तक आयोग के अध्यक्ष रहे। कार्यकाल पूरा होने के बाद कांग्रेस ने उन्हें अपने मुखपत्र नेशनल हेराल्ड का संचालक नियुक्त कर दिया। बहरुल इस्लाम की कहानी, वो कहानी तो सभी जानते होंगे। उन्हें जब चाहा तब सांसद, जब चाहा तब उच्च न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाने का काम इस सरकार ने किया, कांग्रेस ने किया, इंदिरा गांधी ने किया। न्यायमूर्ति जगन मोहन रेड्डी की एक किताब है, उनकी जो किताब है वी हैव रिपब्लिक, उसमें उन्होंने केशवानंद भारती मामले में विस्तार से लिखा है। वास्तव में इंदिरा गांधी को संविधान के तिरस्कार की शिक्षा अपने पिता नेहरू से मिली थी। उन्होंने कहा था, नेहरू जी ने कहा था कि यदि संविधान कांग्रेस की नीतियों के विपरीत जाता है तो उसे बदलकर और अनुकूल बनाया जाना चाहिए। यानी कांग्रेस के अनुकूल संविधान को ढलना पड़ेगा। कांग्रेस तो अपनी चाल, अपनी रीति नीति से चलती ही रहेगी। परिवार जो कहेगा कांग्रेस वैसे चलेगी और देश का संविधान उसको फॉलो करेगा। यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर की एक बात याद आती है। संविधान सभा में बहस के दौरान संविधान के प्रारूप पर आलोचनाओं का जवाब देते हुए उन्होंने कहा था, मैं ये कहूँगा कि यदि नया संविधान, इसके अंतर्गत कोई गड़बड़ी पैदा होती है तो इसका कारण ये नहीं होगा कि हमारा संविधान खराब है, बल्कि कहना चाहिए कि सत्तारूढ़ व्यक्ति ही अधम था, नीच था। ये शब्द बाबा साहब के हैं। उनकी आशंका, उनका डर आखिरकार 1975 में सच साबित हुए। संविधान की बाह मरोड़ने वाले व्यक्ति के रूप में इंदिरा गांधी खड़ी थी। हिटलर छोटा पड़ जाए, ऐसा अत्याचार अपने नाम में गांधी जोड़ने वालों ने किया। गांधी को हिटलर बनाने का काम इंदिरा गांधी ने किया, परिवारवाद की राजनीति ने किया। इंदिरा गांधी को इस बात का एहसास था, भान था कि जिस तरह मोतीलाल नेहरू और गांधी जी के सहयोग से उनके पिता जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस और भारतीय जनता पर थोप दिए गए, यानी नेतृत्व दिया है तो मानना ही पड़ेगा, और नेहरू के एकाधिकार का जो प्रभाव था उसके चलते ही इंदिरा की भी सरकार इस देश को सौंपी नहीं गई, थोप दी गई। इसलिए इंदिरा जी को मालूम था कि ये जो परंपरा उन्होंने, जो बीज जवाहरलाल रख गए हैं, उसके बूते वो खुद को भी संविधान पर अपनी मर्जी थोप सकती हैं, खुद को थोप सकती हैं, अपनी मनमानी को थोप सकती हैं, संविधान को किनारे कर सकती हैं। उन्होंने ऐसा किया। अब बात करते हैं आपातकाल की उस यातना की जिसका शिकार बनी जनता। इस दौरान सरकार के विरुद्ध आवाज़ उठाने वालों को जेल भेज दिया जाता था। कई ऐसे मामले आए जिसमें सत्याग्रह करने वालों को गिरफ्तार करके उन्हें यातनाएं दी गई, नाखूनों में खपच्चियाँ ठोक दी गई, कपड़े उतार कर निर्वस्त्र करके पीटा गया, चमड़े के पटे से पीठ पर इतने वार किए गए कि खाल उधड़ गई, पैर के तलवों में लगातार लाठियां मारी गईं। आज वो 70-80 साल की उम्र उन लोगों की है, आज भी चलने में कष्ट होता है। और ये सब हो क्यों रहा था कि यातनाएं देनी है, सबूत नहीं छोड़ना। निरंकुशता का एक अलग कालखंड था, किंतु निरंकुश सरकार लोक चेतना को
उस ज्वाला को बुझा नहीं सकी। उसे सत्ता से बेदखल होना पड़ा। ऐसे समय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया, पांचजन्य पर प्रतिबंध लगा दिया गया, ऑर्गेनाइजर पर प्रतिबंध लगा दिया गया। संघ पर इससे पहले भी प्रतिबंध लग चुके थे, इसलिए संघ के लिए ये बड़ी बात नहीं थी। स्वयंसेवकों ने बिना प्रतिशोध के विवेक और आत्मसंयम के साथ, बदला नहीं लेना, बदला किससे लेना है, देश हमारा है, लोग हमारे हैं। हाँ, सत्ता थोड़ी मद में है, मगर आत्मसंयम के साथ स्वयंसेवकों ने स्थिति का सामना किया। इस बार विशेष बात यह थी कि संघ के तत्कालीन सरसंघ चालक बाला साहब देवरस, उन्हें पुणे की यरवदा जेल से वहाँ रखा गया था। वहाँ उन्होंने जेल से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पत्र लिखा। उसकी अधूरी चर्चा अक्सर कांग्रेस के नेता और वामपंथी करते हैं। इस पत्र की सच्चाई क्या है, पूरा पत्र क्या है, वो भी आप सुनिए। ये पत्र केवल संवाद का माध्यम नहीं था, बल्कि निरंकुश सत्ता को सत्य का आईना, दर्पण दिखाने का एक साहस था। इस पत्र को संदर्भ के साथ और गंभीर दृष्टि से पढ़ा जाना चाहिए, और अगर इसे पढ़ा जाता है तो ये साफ हो जाता है कि पत्र का आरंभ ही हल्के कटाक्ष के साथ होता है और साथ साथ लोकतांत्रिक मूल्यों के पक्ष में एक गहरी नैतिक दृढ़ता उभरती है। इस पत्र में श्रीमती इंदिरा गांधी को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उनके निर्वाचन को वैध ठहराने पर बधाई दी जाती है। ये वास्तव में इंदिरा गांधी के लिए गहरी टीस का कारण था, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश में कहा गया था कि वो लोकसभा में सांसद के रूप में बनी रह सकती हैं और सदन में उपस्थित हो सकती हैं, लेकिन कार्यवाही में भाग नहीं ले सकती, सांसद के रूप में मतदान नहीं कर सकती, सांसद के रूप में पारिश्रमिक भी नहीं ले सकती। सत्ता के स्वार्थ में चूर इंदिरा चाहती थी कि रायबरेली से उनके निर्वाचन को रद्द करने वाला वो फैसला निरस्त कर दिया जाए, जिसे उच्च न्यायालय इलाहाबाद उसने फैसला दिया था। मगर हुआ क्या, सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी बात नहीं सुनी और इससे बौखलाई इंदिरा गांधी ने देश पर आपातकाल थोप दिया। बाला साहब देवरस का जो पत्र है, इस पत्र के माध्यम से न केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर लगाए गए आरोपों को खारिज किया गया, बल्कि श्रीमती गांधी के भाषणों में उस वैचारिक अस्पष्टता को भी उजागर किया गया जिसमें उन्होंने संघ को फांसीवादी कहकर बदनाम किया था। पत्र में स्पष्ट किया गया कि फांसीवाद का स्वरूप होता क्या है। पत्र में लिखा था कि वो सत्ता जो समाजवाद का मुखौटा पहनकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचलती है, विपक्ष को मिटाने का प्रयास करती है, प्रेस पर सेंसरशिप थोपती है और असहमति को अपराध बना देती है, फांसीवाद वो होता है। ये सारे बिंदु, ये सारी कसौटियाँ, इन कसौटियों पर देखा जाए तो बाला साहब ने ये स्पष्ट कर दिया था कि फांसीवाद का वास्तविक रूप सत्ता की उसी राजनीति में था जो उस समय कांग्रेस की नीति, उसकी परिपाटी बन चुकी थी। उन्होंने पत्र में गांधी जी की हत्या के संदर्भ में सरदार पटेल के उस पत्र का भी उल्लेख किया जिसे अक्सर उद्धृत किया जाता है, किंतु उन्होंने पटेल के संवाद का वो हिस्सा भी सामने रखा जिसे सत्ता ने जानबूझकर दबा लिया था। वो पत्र जिसमें सरदार पटेल ने पंडित नेहरू को लिखा था कि गांधी जी की हत्या के षड्यंत्र में संघ का कोई हाथ नहीं है। इस प्रकार उन्होंने केवल आरोप का खंडन नहीं किया, बल्कि यह भी उजागर किया कि सरकार द्वारा कैसे आधा सच प्रस्तुत करके भ्रम फैलाया जा रहा है, संघ को बदनाम किया जा रहा है। संघ को मुसलमानों और ईसाइयों के विरोधी के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश का भी बाला साहब देवरस जी ने तार्किक उत्तर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि संघ की आलोचना यदि कहीं हुई भी है तो वो किसी समुदाय के विरुद्ध नहीं, बल्कि कुछ मानसिकताओं और राजनीतिक प्रवृत्तियों के संदर्भ में हुई है, और यदि इसी तर्क पर संघ को सांप्रदायिक कहा जाए तो नेहरू और गांधी के कथनों की व्याख्या भी उसी दृष्टि से करनी पड़ेगी। सरकार के लिए असहज स्थिति थी। इस पत्र में एक और गंभीर विषय था, लोकनायक जयप्रकाश नारायण पर की गई टिप्पणियों का विरोध। श्रीमती गांधी द्वारा जेपी को सीआईए एजेंट और देशद्रोही कहे जाने पर बाला साहब ने असहमति जताते हुए उन्हें एक सच्चा देशभक्त बताया था।
होंगी प्रधानमंत्री, मगर आपने जो बात कही है वो इस देश के एक बड़े व्यक्ति, एक सपूत के साथ अन्याय करती है। ये बात कोई साहसी व्यक्ति ही कह सकता है। इस पत्र में वो साहस था, पत्र में वो वक्तव्य था, वो वक्तव्य जो बताता है कि विरोध की संस्कृति को संघ ने न केवल समझा बल्कि सम्मान भी दिया। असहमत होने के लिए भी सहमत हो सकते हैं। आक्रोश में आपसी संबंध नहीं तोड़े जाते। ये बात उस पत्र में लिखी थी। इस पत्र की भाषा कहीं से भी डर या दबाव में लिखी नहीं लगती। वो संयमित है परंतु प्रखर है, आलोचनात्मक है परंतु मर्यादित है। ये पत्र वास्तव में उस समय के भारत की अंतरात्मा की आवाज है। ये पत्र आज भी प्रासंगिक है। ये बताता है कि लोकतंत्र की आवाज़ जब कुचली जाती है तब भी ऐसे संस्थान होते हैं जो बिना हथियार उठाए केवल शब्दों और विचारों के बल पर सत्ता से संवाद करते हैं, और यही संवाद समय के साथ इतिहास बनता है। इसलिए आवश्यक है कि इस पत्र को उसके वास्तविक संदर्भ में समझा जाए। ये दस्तावेज है भारतीय लोकतंत्र के एक अंधेरे दौर में नैतिक प्रतिरोध का, और जब भी कोई ये कहे कि संघ ने आपातकाल का समर्थन किया था तो इतिहास के साक्ष्य सामने कहे जाने चाहिए, क्योंकि सत्य यही है कि संघ ने कभी तानाशाही का समर्थन नहीं किया। संघ ने लोकतंत्र की छाती पर चढ़ बैठी परिवारवादी राजनीति की प्रवृत्ति को पूरे साहस और स्पष्टता के साथ उजागर किया, और उजागर ही नहीं किया, उसे आईना दिखाया। तो ये थी पूरी कहानी। आपातकाल लगा क्यों, न्यायपालिका की बाह कैसे मरोड़ी गई, इंदिरा गांधी के मन में पल क्या रहा था, उस समय देश में चल क्या रहा था, संघ को बदनाम करने की साजिश जो है उसकी वास्तविकता क्या है। आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए पांचजन्य से, देखते रहिए परख।